बदजात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने को। सती सावित्री बनती है। नशे में धुत विशाल ऊल झुलूल बकते हुए रेखा को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। रेखा की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए। यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूंगा। विशाल ने पी रखी थी। नशे में चूर विशाल को एहसास ही नहीं था कि उसने रेखा की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती रेखा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए विशाल की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए विशाल एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही रेखा पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। विशाल जब तक अपने आप को संभालता रेखा ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार रेखा ने कोई प्रतिक्रिया दी। हर रात रेखा सिर्फ विशाल की ही सुनती थी, लेकिन आज उसने हिम्मत दिखाई। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं कि मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं ही होगा। रेखा ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपाकर रखे रुपए निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे कभी अपना हो ही नहीं पाया। हर रातें विशाल के अत्याचारों से भरी होती थी। उसे भी मालूम है कि वो जो कर रही है उससे आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने आज हिम्मत दिखाई। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज्यादा डर से कंपा दिया। पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहं को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सब सोचते हुए रेखा ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करें। पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ न देख रेखा थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर नीता ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फोन नहीं करने दिया या मनीष जी ने फोन नहीं उठाया तो रात भी तो कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए नीता ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए रेखा ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर रेखा को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है। अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक जरूरी फोन करना है, रेखा ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया। उसने फोन आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर रेखा ने मनीष जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। रेखा का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को। उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय रेखा के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, हेलो। रेखा सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर हेलो की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी तो उसने धीरे से कहा, मैं रेखा।
तुमने इतनी रात गए फ़ोन किया और वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? विशाल जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल मनीष ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं जीवन ज्योति अस्पताल में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? रेखा ने रुंधे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतजार करो, कहकर मनीष ने रिसीवर रख दिया। रेखा ने रिसीवर रखकर नर्स से फोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नजरों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रेखा ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफी दिए जाने पर रेखा चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गरम कॉफी ने रेखा को थोड़ी राहत दी, फिर वह नर्स की सहृदयता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच मनीष अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। रेखा ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो मयंक ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से मनीष को बताया कि संभवतया किसी ने रेखा के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए मनीष ने गुड़िया को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही रेखा ठंड से कांप उठी। तभी मनीष ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। रेखा ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए मनीष ने नीता को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मनीष के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही रेखा ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर मनीष ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाजा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। रेखा ने कुछ कहना चाहा तो मनीष उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी रेखा सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए, वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज से रेखा की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा मनीष चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। रेखा शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, ये सब मैं कर देती हूँ, मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, मनीष ने जवाब दिया। रेखा ने अपनी भराई आंखों से मनीष की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वे पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। मनीष के तैयार होने तक रेखा ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए मनीष ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते रेखा की तरफ देख बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक रेखा की नजरें उन्हें जाते हुए देखती रहीं, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थीं, जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार मनीष ने रेखा को विशाल की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थीं, पर रेखा को उसकी मर्यादा ने और मनीष को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि मनीष रेखा की बहुत इज्जत भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण रेखा किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर रेखा ने दरवाजा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बजे रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए मनीष की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। मनीष ऑफिस तो चले आए थे, पर नन्ही गुड़िया और रेखा का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह गुड़िया भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गरम कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए।
दरवाजा खोलते ही रेखा चौंक गई। मनीष ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। मनीष ने रेखा को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए रेखा ने माफी मांगी तो मनीष ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए रेखा रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक मनीष गुड़िया के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने मनीष को दिया। खाते खाते मनीष ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई रेखा खामोश बैठी रही। अपने हाथ से रेखा के मुंह में पुलाव डालते हुए मनीष ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो। मनीष जानते थे रेखा का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की इस नर्क से निकल गई होती। रेखा को मनीष की बेइंतहा चाहत का अंदाजा था और वह जानती थी कि मनीष कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसीलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। विशाल मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए नीता ने कहा, और फिर पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी मनीष को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए मनीष की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है रेखा, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। कहते हुए रेखा को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ मैं, सिर हिलाते हुए रेखा ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर मनीष के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से मनीष ने विशाल के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से विशाल ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। मनीष के सीने पर सिर रखकर रोती रेखा का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती रेखा का दमकता चेहरा चूमते हुए मनीष ने धीरे से करवट ली कि रेखा की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूं मैं। बोलते हुए मनीष बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में गुड़िया थी, उनींदी सी। गुड़िया को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। मनीष की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में भी मुस्कुराने लग गई और मनीष के गले में हाथ डालकर फिर सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख रेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर लीं नई सुबह के स्वागत के लिए। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।